तो जैसे भी क्रेस्ट कैपिटल एक नया पीएमएस हाउस है, तो वो क्या देख के क्रेस्ट कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करें? 3 लोग हैं जिन्होंने ये मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की है। गिरीश सिंघी, प्रमेश चंद और ज़ुहैब खान। तो गिरीश सिंघी जो हैं, इनका लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने गोदरेज से लेकर बालकृष्णा और वेल्सपन जैसे कंपनीज़ में काम किया है। प्रमेश चंद मोस्टली एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड से ही रहे हैं। ये ज़्यादा टेक ओरिएंटेड है, तो इनका टेक में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। ज़ुहैब ने जेपी मॉर्गन में भी काम किया है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। आज से 10 साल के बाद आप क्रेस्ट कैपिटल को कहाँ पे देखते हो? क्या विजन है क्रेस्ट कैपिटल का? हमारा स्टाइल अगर आप एक फ्रेज में डिफाइन करना चाहें तो वो ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस है। तो आपके लिए ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक मैनेजमेंट में देखते हो? पहले के मुकाबले में बहुत मुश्किल है ब्लैक मनी को हाइड करना। तो हम देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा बिजनेस चाइना से इंडिया में आ जाएगा। एज अ हाउस आप ऐसे कौन से मेगा ट्रेंड देख रहे हो नेक्स्ट 10 साल 15 साल के लिए? एक डेटा प्रोटेक्शन और जो ट्रस्ट वाली चीज़ है वो इंडियन कंपनीज ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की है। अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर हज़ारों करोड़ झोंक देंगे तो आप कुछ ना कुछ मार्केट कैप ले ही आएंगे। जब आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप रिस्क मैनेज कर लेते हो तो रिटर्न्स यूजुअली अपने आप आ जाते हैं। और हमने जितने भी स्टार इन्वेस्टर्स देखे हैं, इंडिया में हो बाहर हो, तो उनका जो पैसा बना है वो Conversations beyond the surface. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एसएन वेल्थ पॉडकास्ट सीरीज डीप डाइव में। जैसे कि आप जानते हो, डीप डाइव सीरीज़ में हम लोग इंडिया के बेहतरीन पीएमएस हाउसेस, पीएमएस मैनेजर से बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि वो बड़ा पैसा कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद में उनकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफी, उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आज हमारे साथ है गौरव अरोरा। गौरव अरोरा जी क्रेस्ट कैपिटल से है। वेलकम गौरव जी, आपका स्वागत है एसएन वेल्थ डीप डाइव सीरीज़ में। हम चाहते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड। जी, थैंक यू संतोष जी, हमें बुलाने के लिए अपने ऑफिस में और ये टॉक ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। बाय वे ऑफ एजुकेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। बिट्स पिलानी से मैंने ग्रेजुएशन किया था 2010 में। उसके बाद 2013 में मैंने IIM कलकत्ता से MBA किया। उसके बाद थ्रू एंड थ्रू मेरा पूरा करियर जो है इक्विटी मार्केट्स में ही रहा है। तो सबसे पहले कॉलेज से निकलते ही मैंने कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं लगभग 4 साल रहा। उसके बाद मैंने अवेंडस वेल्थ मैनेजमेंट ज्वाइन किया, जहाँ पे मैंने नॉन डिस्क्रिशनरी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज डेस्क होता है वो एक तरह से स्क्रैच से स्टार्ट किया और उसको 4.5 साल रन किया, बिल्ड किया उस बिज़नेस को। फिर मैंने इक्विरस कैपिटल ज्वाइन किया, इक्विरस वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पे मैंने मल्टी कैप PMS मैनेज किया लगभग 3 साल के लिए। फिर जुलाई में 2025 जुलाई में मैंने क्रेस्ट कैपिटल ज्वाइन किया, जहाँ हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक PMS हाउस बिल्ड करने का। हमने अपना पहला जो स्कीम है वो नवंबर में लॉन्च किया था, नवंबर 2025 में, और अभी 5 महीने हो गए हैं उसको चलते हुए। और अभी मैं वो मैनेज कर रहा हूँ। इट इज़ ये मल्टी कैप स्कीम है, फ्लेक्सी कैप बोल सकते हैं कि हम लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, अक्रॉस द बोर्ड हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी हमारा जो बायस है वो अभी स्मॉल और मिड कैप की तरफ ज़्यादा है, बट फिलॉसफी वाइज ये एक फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे हम लोग विदाउट एनी कंसिडरेशन टू मार्केट कैप हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस सेक्टर्स। कोई हम बेंचमार्क को ऐसे हग करके नहीं चलते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं इंडिपेंडेंट कॉल्स लेने का। तो वो पोर्टफोलियो है जो अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ। ओके। और गौरव जी, जैसे कि क्रेस्ट कैपिटल अभी कुछ लोगों के लिए नया नाम है, तो थोड़ा सा आप क्रेस्ट कैपिटल के ऊपर थोड़ा सा बताएंगे कि क्रेस्ट कैपिटल के फाउंडर्स कौन है, कैसे आप लोग साथ में आए और अपनी कंपनी शुरू करी, तो लोगों को पता चलेगा कि क्रेस्ट कैपिटल के बारे में और एग्जैक्टली कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनका क्या बैकग्राउंड है और अभी आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो। जी, तो क्रेस्ट कैपिटल जो है ये पिछले साल ही स्टार्ट हुआ है। इट्स अ स्टार्टअप। तो 3 लोग हैं जिन्होंने ये मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की है। गिरीश सिंघी, प्रमेश चंद और ज़ुहैब खान, ये 3 लोगों ने कुछ पैसा रेज़ किया है। वेंचर कैपिटल बैक्ड है हमारी कंपनी। तो हमारा वेंचर कैपिटल कुछ रेज़ किया था
तो वो अभी हम लास्ट 1 साल से लगभग चला रहे हैं। आइडिया है कि दिस विल बी अ मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी, मल्टी एसेट हाउस। सो हम लोग अभी हमने पीएमएस स्टार्ट किया है, बट हमारे प्लान्स हैं कि हम रियल एस्टेट में भी जाएंगे, हम गिफ्ट सिटी फंड भी लॉन्च करेंगे। बहुत इलेबोरेट प्लान्स हैं, बट वो थोड़े टाइम के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा फोकस जो है वो अभी पीएमएस हाउस पे ही है। वी वांट टू बिल्ड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग पीएमएसेस इन द कंट्री। अगर मैं प्रमोटर्स के बैकग्राउंड पे जाऊं तो गिरीश सिंह ही जो हैं, इनका लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने गोदरेज से लेकर बालकृष्णा और वेल्सपन जैसे कंपनीज़ में काम किया है। उनका जो प्रमोटर्स का जो फैमिली ऑफिस होता है उसको संभाला है इन्होंने। सो ये सीआईओ थे गोदरेज फंड्स मैनेजमेंट के, और वेल्सपन और बालकृष्णा में भी सिमिलर रोल्स थे। इन्होंने प्राइवेट इक्विटी में ऐसा बहुत रेज किया है और उसको डिप्लॉय किया है। सो ये गिरीश सिंह ही का बैकग्राउंड है। इसके अलावा प्रमेश चंद मोस्टली एंटरप्रेन्योरियल बैकग्राउंड से ही रहे हैं। ये ज़्यादा टेक ओरिएंटेड है, तो इनका टेक में ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। ज़ुहैब जो है वो भी एक फैमिली ऑफिस में हेड थे, विच वाज एपीजे फैमिली ऑफिस, जो दिल्ली बेस्ड है। तो उनका भी फैमिली ऑफिस रिलेटेड करियर रहा है। फिर उन्होंने एक लीप फाइनेंस करके एक कंपनी है, उसमें भी काम किया है, विच इज़ अगेन क्लोज टू अ यूनिकॉर्न नाउ, जो कि बहुत बड़ी हो गई और कुछ टाइम में उनका आईपीओ भी आ सकता है। तो ये इनका काफ़ी वेरीड बैकग्राउंड है, मतलब राइट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ज़ुहैब ने जेपी मॉर्गन में भी काम किया है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। तो राइट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेकर फंड मैनेजमेंट और ऑपरेशंस काइंड ऑफ रोल्स, तो बहुत वेरीड एक्सपीरियंस है इन लोगों का। सो इन तीनों ने आके ये क्रेस्ट नाम से कंपनी स्टार्ट किया है, जिसमें जैसे मैंने बताया कि अभी हम लोग का फोकस एक पीएमएस हाउस सेटअप करने के ऊपर है। तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने अप्रोच किया मुझे फॉर दिस रोल फंड मैनेजर के लिए। तो आई डिसाइडेड टू जॉइन देम बिकॉज मैं हमेशा से ही कुछ ऐसा स्टार्टअप एनवायरनमेंट में काम करना चाहता था, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी थोड़ी कम हो, जहाँ पे इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस हो, अपने हिसाब से चीज़ें चल पाएँ। तो दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी, और मैंने इनको ज्वाइन किया। और पिछले 9 महीने करीब हो गए कि मैं क्रेस्ट में अभी काम करता हूँ। बेसिकली यू वांटेड टू टेक न्यू चैलेंजेस। यस, दैट डिफाइंस योर पर्सनालिटी काइंड ऑफ। तो जैसे ये सीरीज़ का नाम है डीप डाइव, तो हम लोग आपकी जो क्रेस्ट कैपिटल का जो पीएमएस आप प्रोडक्ट लॉन्च किए हो, तो हम समझना चाहते हैं, हम उसके इसमें डीप डाइव करना चाहेंगे, और हम इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एज अ हाउस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी समझना चाहेंगे। क्योंकि एवरी हाउस एज ए किसी का वैल्यू होता है, किसी का ग्रोथ होता है, किसी का बाय और होल्ड होता है, किसी का डायनामिक इन्वेस्टमेंट होता है। तो एज अ हाउस आपका इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है? सो आई वुड से कि हमारा स्टाइल अगर आप एक फ्रेज में डिफाइन करना चाहें तो वो ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस है। ओके। सो हम लोग ग्रोथ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कोई भी कंपनी हम अगर चुनते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इवन इफ़ वी स्टडी, तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। बट एट द सेम टाइम वो ग्रोथ ऐसा नहीं हो कि वेल प्राइस्ड इन हो, या ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो मार्केट में। तो एक रीज़नेबल प्राइस होना या एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम वी आर अ गार्प काइंड ऑफ इन्वेस्टर, ग्रोथ एट अ रीज़नेबल प्राइस। उसके अलावा जो हम चीज़ें देखते हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी शुड बी हाईली प्रॉफिटेबल, उसका ROCE ROE बहुत हाई होना चाहिए, और आइडियली इम्प्रूविंग ट्रेंड में होना चाहिए। ग्रोथ जो है उसकी लॉन्जेविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 1-2 साल ग्रोथ आया और फिर फिजल आउट हो गया। देयर शुड बी अ लॉन्जेविटी टू दैट ग्रोथ। फिर तीसरा है कि वी ट्राई टू फाइंड कंपनीज जहाँ पे थोड़ा एक कंपेटिटिव एडवांटेज हो, विच विल बी सस्टेनेबल। कि ये ग्रोथ रनवे है तो ऐसा नहीं है कि कंपेटिटर्स आके आपका मार्केट खा जाए, मतलब हाई बैरियर ऑफ एंट्री। करेक्ट, हाई बैरियर्स ऑफ एंट्री होना चाहिए, कुछ मोट होना चाहिए, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, और फाइनली इट शुड बी अवेलेबल एट अ राइट प्राइस। तो ये 4 चीज़ें अगर हमें मिलती हैं तो दैट बिकम्स अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर अस। उसके बाद फिर हम लोग डीप डाइव करते हैं उसके अंदर। हम लोग देखते हैं कि प्रोमोटर का बैकग्राउंड कैसा है, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस उनका कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कैपिटल एलोकेशन कैसा करते हैं वो लोग। तो ये सब इज़ पार्ट ऑफ द होल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो हम लोग बहुत डीप डाइव जाके करते हैं। और फाइनली हमारा एक इन्वेस्टमेंट कमिटी प्रोसेस होता है जिसमें आधे लोग इंटरनल होते हैं और आधे एक्सटर्नल होते हैं। तो वहाँ पे
अगर वो आइडिया पास हो जाता है तो देन वी इन्वेस्ट इन द कंपनी। तो ये हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और प्रोसेस रहता है। ओके। और जैसे आपने कहा कि आप मैनेजमेंट क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ये देते हो, इम्पोर्टेंस देते हो, तो आपके लिए ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप एक मैनेजमेंट में देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज़ हैविंग अ वेरी गुड मैनेजमेंट, ठीक है, थोड़ा सा ग्रोथ कम भी है तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अगर पैसा लगाते हैं तो एक क्वालिटी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी एज अ हाउस आप क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो एज अ क्वालिटी मैनेजमेंट में? सो क्वालिटी मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि प्रोमोटर का जो कैपिटल एलोकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। अगर उन्होंने कभी पैसा रेज़ किया है तो वो किस पर्पज़ के लिए रेज़ किया है, राइट। अगर उन्होंने कुछ नया प्लांट डाला है तो उसमें कितना पैसा डाला है, कंपेटिटर्स कितना पैसा डालते हैं, राइट। वो कंपनी कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, उनमें हंगर कितना है ग्रो करने का, राइट। उस इंडस्ट्री के अंदर सपोज अगर 10 कंपनीज है तो 10 कंपनीज का मार्जिन कैसा है और वो कंपनी कैसा मार्जिन बना रही है, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल कैसा है। और ये हम लोग अक्रॉस द साइकिल्स देखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि एक साल में बहुत अच्छा आरओसी या रिटर्न ऑन कैपिटल दिखा के फिर फिजल आउट हो जाए। तो ये अक्रॉस साइकिल्स अच्छा होना चाहिए और इम्प्रूवमेंट के पाथ पे होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम हिस्टोरिकल लेवल्स पे देखते हैं। फिर हमारे बहुत चैनल चेक्स होते हैं कि प्रोमोटर का जो ये मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, उसका कुछ ऐसा फ्रॉड में नाम तो नहीं आया है, उसके अगेंस्ट कुछ केसेस तो नहीं चल रहे हैं, अगर कुछ केसेस चल भी रहे हैं तो कितने सीरियस हैं। क्योंकि बहुत बार होता है कि फ्रिवलस केसेस होते हैं या कुछ रेड्स भी पड़ जाती हैं तो बट दोज आर मोर और फ्रिवलस नेचर। तो वो एक आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है और कहाँ पे इट्स जस्ट मतलब जो ऑप्टिकल ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको दिखाती हैं कि प्रोमोटर क्वालिटी कैसा है। और अच्छे प्रोमोटर्स में एक होता है कि जब वो बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तो प्रोमोटर ने कितने साइकिल्स देखे हैं, कितने बुरे टाइम देखा है और उस दौरान पे उनका क्या परफॉर्मेंस रहा था। सो ये सब चीज़ें जो है ये आपको दिखाती हैं कि प्रोमोटर में वो रिजिलियंस है या नहीं, जो इंडिया जैसे कंट्री में एक डाउन साइकिल में आपको प्रोटेक्ट कर सकती है कि नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग फोरेंसिक्स में देखते हैं। ओके। मेरा आगे का सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने नया पीएमएस शुरू किया है तो ऐसे कौन से मेगा ट्रेंड या थीम्स या आप देखते हो कि एक ट्रेडिशनल, जैसे बहुत सारे ये होता है कि लोग अभी मोस्टली टेक इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ऐसे दिख रहा है कि जो टेक बेस्ड बिजनेसेस है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं। तो एज अ हाउस आप ऐसे कौन से मेगा ट्रेंड देख रहे हो नेक्स्ट 10 साल 15 साल के लिए? क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर हम चाहते हैं कि अगर कोई भी पीएमएस हाउस में अगर पैसा लगाता है तो एटलीस्ट वो 8-10 साल के लिए पैसा लगाए, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि कुछ साइकिल 2 साल नहीं चलती है, 3 साल चलती है, फिर वापस वो साइकिल थोड़ी सी स्लो हो जाती है। बट आपका पैसा जो है 8 से 10 साल का अगर आप टाइम होराइजन है तो उसमें एक बड़ा पैसा बना सकते हो, आप फंड मैनेजर को एक टाइम दे सकते हो, एक प्रेशर नहीं आता है। तो बीइंग अ हाउस आप ऐसे क्या ट्रेंड और थीम देख रहे हो आने वाले 10 साल के लिए? देखिए हम थोड़ा बॉटम अप इन्वेस्टर ज़्यादा हैं। ऑल्दो हमारे माइंड में रहता है कि ये थीम प्ले कर रहा है या ये सेकुलर ट्रेंड है इंडिया में, बट वी आर मोर ऑफ बॉटम अप इन्वेस्टर्स। हैविंग सेड दैट टॉप डाउन भी हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ अगर आप थीम्स की बात की जैसे आपने, तो जैसे फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एक बहुत बड़ा थीम है इंडिया में। तो उससे रिलेटेड कुछ भी सेक्टर हो, आप चाहे वेल्थ मैनेजमेंट हो, चाहे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हों, चाहे लेंडर्स हों, राइट, बैंक्स हों, NBFCs हों, तो ऑलमोस्ट, और कोई भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हो, बीट एक्सचेंजेस या डिपॉजिटरीज या एनी ऑफ दीज प्लेयर्स और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स लेट्स से, तो वो सब हमें लगता है कि विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस थीम। तो अभी तक ट्रेडिशनली जो है इंडिया में मोस्टली पैसा जो है रियल एस्टेट में या गोल्ड में गया है, रियल एस्टेट लार्जली। बट क्योंकि अभी सरकार ने इतना ज़्यादा टाइट कर दिया है कंपेयर टू बिफोर, आई एम सेइंग, अभी भी पूरा क्लीन तो नहीं है, बट पहले के मुकाबले में बहुत मुश्किल है ब्लैक मनी को हाइड करना अभी। तो वो सारा पैसा जो रियल एस्टेट में जाता था, अभी धीरे धीरे ओवर द ईयर्स लॉट ऑफ इट हैज़ स्टार्टेड कमिंग इनटू इक्विटीज़। तो वो इक्विटीज़ में जो बूम आया आफ्टर कोविड, जो आप रिटेल फोलियोज देख रहे हैं ग्रो करते हुए, ये सब इज़ अ पार्ट ऑफ दैट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो वो हमें लगता है एक मल्टी डेकेड थीम है। इंडिया में अभी भी सेविंग्स रेट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कंट्रीज़ लाइक US या UK या कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज़ आप देख लीजिए। तो वो हमें लगता है कि दैट विल कीप ऑन ग्रोइंग एंड ऑल दीज कंपनीज और ऑल ये जो सेक्टर्स हैं ये सब बेनिफिट करेंगे।
दूसरा अगर मैं बोलूँ तो हमें एक CDMO बहुत CRDMO बोले तो वो बहुत अट्रैक्टिव थीम लगता है। आप थोड़ा उसको फुल फॉर्म में बताएंगे तो दर्शकों को इसको ईजी होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो डेवलप्ड वर्ल्ड में जो फार्मा कंपनीज होती हैं विच आर इनोवेटर्स, तो जैसे फाइजर हो गया, तो वो जो नए ड्रग्स बनाती हैं वो कंपनीज, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना रिसर्च सर्विसेज और जो क्लिनिकल रिसर्च होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, अभी ये ग्रोइंग टेंडेंसी है कि वो कंपनीज जो इंडिया में बेस्ड हैं उनको ये आउटसोर्स कर देती हैं, और उनका ध्यान होता है हम ब्रांडिंग करें या हम मेन अपना जो बिजनेस है डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रांडिंग और जो कोर रिसर्च होता है टू ट्राई टू कम अप विद न्यू मॉलिक्यूल्स, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस हो। तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जो फेज़ 1, 2, 3 ट्रायल्स होते हैं, जो फाइनल जो प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ये सब वो लोग आउटसोर्स कर देते हैं टू कंपनीज इन इंडिया एंड चाइना। अभी क्या हुआ है रिसेंटली, US में एक बायोसिक्योर एक्ट है जिसके अंदर कुछ चाइनीज़ कंपनीज हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है कि आप US की ये कंपनीज उन कंपनीज के साथ काम नहीं कर सकती, और वो बहुत बड़ी कंपनीज है। तो हम देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा बिजनेस चाइना से इंडिया में आ जाएगा। तो ये जो China+1 थीम बोलते हैं हम, तो वो बहुत एक बड़ा स्टोरी है इंडिया के लिए। और अदरवाइज भी इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने 10 साल 15 साल से ये काम कर रहे हैं जो लोग, और उनका इतना ट्रस्ट डेवलप हो गया है ये इनोवेटर कंपनीज का उन कंपनीज के ऊपर, क्योंकि इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन है, IP प्रोटेक्शन है। अगर फाइजर कोई अपना प्रोडक्ट या रिसर्च सर्विस सपोज इंडिया की किसी कंपनी को देता है, तो बहुत चांसेस है कि वो कहीं पे भी लीक नहीं होगा या वो कंपनी का गलत फ़ायदा नहीं उठाया जाएगा वो डेटा का। तो एक डेटा प्रोटेक्शन और जो ट्रस्ट वाली चीज़ है वो इंडियन कंपनीज ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप की है, और एट द सेम टाइम इंडिया में वो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है कि वो इन कंपनीज को सर्व कर पाए। तो वो एक बहुत बड़ा थीम है जिसमें ऑलरेडी ग्रोथ आ रहा है, और हमें लगता है ये ग्रोथ बहुत टाइम तक चलता रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे IT सर्विसेज में हब है, तो सिमिलरली ये सीडीओ में जी और अच्छी बात यह है कि इसमें देयर कैन बी अ हॉकी स्टिक कर्व। तो अभी जो रेवेन्यूज़ बहुत कम है, एक सिंगल मॉलिक्यूल एक कंपनी का पूरा रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी बदल सकता है। जैसे के साथ देखा, नो रिकमेंडेशन, जस्ट टू गिव यू जस्ट एन एग्जांपल। सो उस कंपनी में एक नया ड्रग आया तो उसने पूरा कंपनी का ट्रेजेक्टरी चेंज कर दिया, ऑल्दो दे डू हैव अदर प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन एज वेल। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल कि इसमें एक नॉन लीनियर ग्रोथ का स्कोप बहुत है इन कंपनीज में। तो अगर आप एक अच्छी कंपनी का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक अच्छा मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत पैसा बनने का चांसेस है। तीसरा हमें एक सेक्युलर थीम जो लगता है वो है कुछ भी जो बेनिफिट करेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन इन इंडिया। तो जैसे बहुत सारी प्लेटफॉर्म कंपनीज इंडिया में आई हैं अभी रिसेंटली लास्ट 4-5 साल में, राइट। बहुत सारी कंपनीज आपने देखा है लिस्ट हुई हैं जिनका मार्केट कैप लाखों करोड़ में भी पहुंच चुका है। तो कोई भी कंपनी जो विच एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म बिजनेस एंड इज स्पेशली ड्रिवन बाय इंटरनेट या डिजिटल इकोनॉमी, सो वो बहुत कंपनीज बेनिफिट करेंगी। उसमें चैलेंज ये है कि बहुत सारी कंपनीज का वैल्यूएशन बहुत बढ़ गया है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए खेलते हैं तो ऐसे मौके आते रहते हैं जब वो बहुत सस्ते भाव पे भी आपको मिलेंगी। तो गौरव जी, इसमें मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में ये हो रहा है कि आप देखोगे ग्रोथ तो है वहाँ पे, बट वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो आसमान छू रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि बैरियर ऑफ एंट्री प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप्स को जो PE का या फिर वेंचर कैपिटल का जो पैसा मिल रहा है, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी कोशिश कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में आए। तो आपको क्या लगता है कितना सस्टेनेबल है जहाँ, और हमने जैसे कहा कि बैरियर ऑफ एंट्री वहाँ पे नहीं है, तो कितने लॉन्ग रन तक ये बिजनेसेस चलेंगे और कितने सस्टेनेबल है ये? क्योंकि ये मॉडल जो है बेसिकली एक दूसरे को कॉपी करके वो आगे बढ़ेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कितना सस्टेनेबल हो सकता है ये, और ये वैल्यूएशन पे कितना टाइम तक ये सस्टेनेबल रहेगा? देखिए, मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करूँगा कि इनमें बैरियर्स टू एंट्री नहीं है। बैरियर्स टू एंट्री हैं इनमें, बिकॉज प्लेटफॉर्म ये आप नेटवर्क इफेक्ट्स वाला बिजनेस बोल सकते हैं कि आप जहाँ पे बायर ज़्यादा है वहाँ पे सेलर ज़्यादा होंगे, और वो मैच करना, वो सेल्फ रीइंफोर्सिंग एक साइकिल बन जाता है जहाँ पे कंपनीज को एडवांटेज होता है।
क्यों नए एंट्रेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, लाइक इन फूड डिलीवरी आप देख रहे हो, राइट, फूड डिलीवरी या इवन ग्रोसरी डिलीवरी में आप जैसे बात करें तो बहुत नए एंट्रेंट्स है, पीई फंडेड है, वीसी फंडेड है, लेकिन उसमें भी कंपनी सस्टेन कैसे कर पा रही हैं? बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ वीसी या पीई के पैसे पे सस्टेन कर रही हैं। जब वो टैप बंद हो गया या जब भी पीई ने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की तो वो कंपनीज का एक्सपेंशन जो है वो रुक जाएगा या कम हो जाएगा। उस केस में जो बेस्ट परफॉर्मिंग या बेस्ट या मोस्ट एफिशिएंट प्लेयर है दैट विल गेन मार्केट शेयर। वो मार्जिन भी गेन करेगा, वो ग्रोथ भी आ जाएगा उसमें, मार्केट शेयर भी गेन करेगा। तो अगर आप किसी भी सेक्टर के अंदर हज़ारों करोड़ झोंक देंगे तो आप कुछ ना कुछ मार्केट कैप ले ही आएंगे, बट क्या आपका बिजनेस सस्टेन कर सकता है विदाउट दैट फंडिंग? वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उन कंपनीज के अंदर। तो आई वुड से इनमें दे डू हैव सम काइंड ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि अगर फूड डिलीवरी की बात करें तो थर्ड प्लेयर जो है वो मतलब पी के पैसे पे अभी सस्टेन कर रहा है, सेकंड प्लेयर इज़ प्रिटी वीक और वो अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहा है, और फर्स्ट प्लेयर इज़ बेसिकली ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स मार्जिन, ऑल्दो थोड़ा हिकअप्स आते रहते हैं क्वार्टरली, बट द बेस्ट प्लेस्ड आई वुड से इज़ द थर्ड प्लेयर। अगेन नो रिकमेंडेशंस हियर। वैल्यूएशंस आर अ कंसर्न, लाइक आई सेड। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपका बहुत लंबा टाइम होराइजन है इन्वेस्ट करने का तो हर स्टॉक में कभी ना कभी करेक्शन आता ही है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू, आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी, कान खुले रखने पड़ेंगे, और उस टाइम पे आपको मौका मिलता है मार्केट में तो आप उस टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट कंपाउंडिंग। ओके। और जैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि ईरान और यूएस का वॉर शुरू है और जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ है सबको एक सबक मिला है कि आत्मनिर्भरता क्यों होनी चाहिए जी, और क्यों किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका डिफेंस हो, एनर्जी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सारी चीज़ें। और मुझे से ऐसा लगता है कि लास्ट 3-4 साल से अपने यहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, जैसे डिफेंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, एनर्जी है। तो एज अ हाउस आप ये सब सेक्टर्स को कैसे देखते हो और आपका क्या एनालिसिस है? सो अगेन डिफेंस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पर प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे काफ़ी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, स्पेशली डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो अभी ये जो पिछले 3-4 साल में जो डिफेंस में एकदम बूम आया है उसके बाद वैल्यूएशंस जो हैं इन कंपनीज़ के दे हैव इन सम केसेस गॉन आउट ऑफ वैक। तो अगेन सेम थिंग, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअल कंपनीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा। जब भी आपको लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़ा रीज़नेबल हैं आपको उस टाइम पे मौका मिलेगा इनमें इन्वेस्ट करने का। इन भाव पे हमें नहीं लगता अभी बहुत ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन सेक्टर्स के अंदर, ये प्ले आउट लार्जली हो चुका है, ऑल्दो ये कंपाउंडिंग रिटर्न्स आपको देते रहेंगे। कुछ कंपनीज़ में ये चैलेंजेस नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ में इस सेक्टर में वर्किंग कैपिटल चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ये इनके वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत स्ट्रेच्ड है। तो वो एक रिस्क है जो मार्केट काफ़ी स्टॉक्स में इग्नोर कर रही है। बट बहुत कंपनीज़ है जो जिनमें बहुत लॉन्ग रनवे है ग्रोथ का, तो आपको सही मौका आने पे उनमें निवेश करना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ऐसा है कि जो दर्शक, जो इन्वेस्टर ये पर्टिकुलर शो देख रहे हैं, तो जैसे अभी क्रेस्ट कैपिटल एक नया पीएमएस हाउस है, तो वो क्या देख के क्रेस्ट कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करे? क्योंकि अभी मार्केट में आप देखते होगे बहुत सारी पीएमएस कंपनीज़ है, कुछ अच्छी भी कर रही है उसमें। तो अगर जो दर्शक ये शो देख रहे तो ऐसी क्या चीज़ है कि वो क्रेस्ट कैपिटल को देखे और उनके पीएमएस जो प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करें? जी, तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं। तो मैं इसको इस तरह से बताऊंगा कि हम कैसे अलग हैं बहुत सारे दूसरे जो पीएमएसेस हैं या इस तरह के हाउसेस हैं। तो पहला चीज़ है कि हमारा जो फोकस होता है वो रहता है कि हम अपने पोर्टफोलियो में थोड़े अंडर ओन्ड या अनडिस्कवर्ड आइडियाज़ को ओन करें। तो वो कंपनीज़ जो मार्केट अभी नहीं देख रहा है या जो बाकी के पोर्टफोलियोज़ में नहीं है या कम रिप्रेजेंटेड है, जहाँ पे हमें वैल्यूएशन कंफर्ट है, जहाँ पे स्टोरी पूरी तरह डिस्कवर्ड नहीं है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उन कंपनीज की तरफ जाएं। उसी का एक पार्ट है कि हम लोग थोड़ा कॉन्ट्रेरियन अप्रोच भी लेते हैं कि जहाँ पे मार्केट में अभी अनलव्ड कंपनीज हैं या अनलव्ड सेक्टर्स हैं, तो हमें ऐसा लगता है थ्रू आवर रिसर्च कि उनमें ग्रोथ वापस आ जाएगी या उनमें परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी कंपेयर टू जो अभी मार्केट को लग रहा है। तो हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो
आपको बहुत दूसरे पोर्टफोलियोज में नहीं मिलेंगे, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करें। सेकंड इज़ हमारा एक नॉन मॉडल पोर्टफोलियो अप्रोच है। तो अनलाइक बहुत सारे अदर PMSs जहाँ पे मॉडल पोर्टफोलियो होता है, आप पैसा देते हो और एकदम से आपको मॉडल पोर्टफोलियो वेटेज वाइज इन्वेस्ट हो जाता है। हम लोग हर क्लाइंट के लिए अलग से पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। तो लेट्स से अगर कोई क्लाइंट आज आया वर्सेस जो एक क्लाइंट 2 महीने पहले आया था, उनका पोर्टफोलियो विल बी प्रीटी डिफरेंट। वो काफ़ी अलग होगा, क्योंकि हो सकता है जो आज भाव हो स्टॉक्स का वो 2 महीने पहले से बहुत अलग हो। तो हम लोग हो सकता है उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें या अलग स्टॉक्स में करें, तो वो पोर्टफोलियोज थोड़े से अलग दिखेंगे। तो उसमें इन्वेस्टर को ये एडवांटेज मिल जाता है कि उनका जो पोर्टफोलियो बनता है वो आज जो सबसे अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करके बनता है। तीसरा है कि हमारा एक IC बैक्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस रहता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा 50% जो IC है वो एक्सटर्नल है और 50% इंटरनल है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी या मैं भी, अगर मुझे भी कोई स्टॉक लेना होगा तो मुझे भी IC को जाके कन्विंस करना पड़ेगा, और पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे हमारी कॉल चलेगी। आप सिर्फ जब तक IC कन्विंस नहीं होगा तब तक मैं वो स्टॉक नहीं ले सकता, और IC के कन्विंस होने के बाद ही मैं वो स्टॉक लूँगा। तो उसमें हमारा जो पूरा थीसिस है, चाहे मेरा चाहे रिसर्च एनालिस्ट का, वो पूरा थीसिस पूरा टेस्ट होता है। हमारे खुद के डाउट्स जो होते हैं, जो हमने सोचा भी नहीं था, वो भी सामने निकल के आते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा सेशन होता है जिसमें हम काइंड ऑफ रीइंफोर्स करते हैं अपना कन्विक्शन एंड बिलीफ। तो और ये मतलब आफ्टर ये सब करने के बाद ही हमारा जो स्टॉक है वो फाइनलाइज होता है। तो वो भी एक अलग चीज़ है जो बहुत सारे मुझे लगता है कि जगह पे नहीं फॉलो होता है। सो ये, और चौथा मैं बोलूँगा अभी हमारा साइज़ बहुत छोटा है। तो हम लोग कुछ ऐसे बेट्स ले सकते हैं उस मार्केट कैप के भी, कि जहाँ पे बहुत सारे दूसरे जो PMSs हाउसेज हैं जो कि बड़े हो चुके हैं, वो शायद वो बेट्स नहीं ले सकते। तो टिल द टाइम हमारा 400-500 करोड़ तक का फंड हो जाता है, हमारे पास वो साइज़ का भी एडवांटेज है, जहाँ पे हम लोग थोड़े डिफरेंशिएटेड या थोड़े उस तरह के आइडियाज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे एक बड़े साइज़ के साथ इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा 4-5 चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा सा अलग लेट्स से डिफरेंशिएट करती हैं, और हमें लगता है कि वी विल टेंड टू डू बेटर दैन द मार्केट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ओके। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज से 10 साल के बाद आप क्रेस्ट कैपिटल को कहाँ पे देखते हो? क्या विजन है क्रेस्ट कैपिटल का आने वाले 10 साल के? सो मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है कि वी वांट टू बी सीन एज द मोस्ट ट्रस्टेड फंड हाउस। रिटर्न्स एक चीज़ है, बट ट्रस्ट इन्वेस्टर का होना बहुत अलग चीज़ है। तो हमारा सबसे बड़ा वी वुड से कि हमने बहुत अच्छा काम किया अगर हमारे इन्वेस्टर्स हमें ट्रस्ट करते हैं कि ये लोग हमारा अच्छा ही सोचेंगे, ये लोग हमें अच्छा गाइड करेंगे, भले ही कैसा भी टाइम हो मार्केट में या हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट में। तो वो एक चीज़ है जो हम चाहते हैं कि दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड बी नोन फॉर। और ऑब्वियसली रिटर्न्स वगैरह तो उसके साथ आते ही हैं कि हमारा रिटर्न परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए, जिससे इन्वेस्टर जो हमें इंटरेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे के साथ, उनका अच्छा वेल्थ जनरेट हो। तो ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है व्हेन वी लुक एट आवरसेल्व्स एट क्रेस्ट। डीप डाइव सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए गौरव जी आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी रिसर्च टीम होगी, तो आपकी रिसर्च टीम से जब आपको रिकमेंडेशन आता है, तो आपकी जैसे आपने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है, तो कोई एक स्टॉक रिकमेंडेशन आता है या फिर एक आप रिसर्च करते हो कोई कंपनी को, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को, नाम लेना ज़रूरी है नहीं, तो क्या प्रोसेस होता है? अगर आप प्रोसेस समझाते हो आप ये दर्शकों को जो इन्वेस्टर ये शो देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ईजी हो जाएगा कि आपका प्रोसेस क्या है जी समझने के लिए। तो पहले मैं बात करता हूँ हम लोग कैसे आइडियाज़ को फ़िल्टर करते हैं। सो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है इंडिया में, जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं अबव अ सर्टेन मार्केट कैप, लेट्स से 1000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप की बात करें, उसमें फिर हम फिल्टर करते हैं कि हमारे ग्रोथ रेट, ROC और जो मैंने डेट टू इक्विटी वगैरह की बात की, तो बैलेंस शीट क्वालिटी, तो इसके हिसाब से हम लोग फ़िल्टर करके एक सर्टेन नंबर ऑफ आइडियाज़ पे आते हैं। उसके बाद फिर हम फर्दर फिल्टर्स लगाते हैं कि उसमें मैनेजमेंट क्वालिटी कैसा है, बिज़नेस कैसा जा रहा है,
क्या वो बिज़नेस हमें पसंद भी है या नहीं, या बिल्कुल ही कमोडिटाइज्ड बिज़नेस है जिसमें वैल्यूएशन भी कंफर्ट नहीं है। तो ये सब फिल्टर्स वगैरह लगा के हम लोग एक ड्रिल डाउन करते हैं एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टॉक्स पे। तो वो कुछ 200-250 स्टॉक्स के बीच में हमारा एक वॉच लिस्ट कह लीजिए आप, वो बन के आती है, जिसमें फिर हम फर्दर रिसर्च करते हैं। तो उसमें जब रिसर्च एनालिस्ट या कोई भी जो आइडिया पिच कर रहा होता है, तो उसमें एक बार वो स्टॉक आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट होता है। तो उसमें पहला स्टेप होता है कि हम जो भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है सब पढ़ते हैं, उसका एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उसकी अर्निंग्स कॉन कॉल सुनते हैं, उसका जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। तो हमारा पहला स्टेप शुरू होता है जो बेसिक रीडिंग से स्टार्ट होता है। सो उसमें प्राइमरी रिसर्च आ गया, सेकेंडरी रिसर्च आ गया, जो हमारे ब्रोकर्स से एम्पैनलमेंट है उनसे जो रिसर्च आता है, फिर हम खुद से रिसर्च जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं। तो उसके बाद अगर हमें लगता है कि ये कंपनी में फ़र्दर काम करना चाहिए, उसके बाद फिर हम प्राइमरी रिसर्च स्टार्ट करते हैं। फिर हम मैनेजमेंट को मिलते हैं, फिर हम उस कंपनी का चैनल चेक्स करते हैं, उनके सप्लायर्स से, उनके कस्टमर्स से, उनके एक्स एम्प्लॉयज़ से ट्राई करते हैं बात करने का। तो फिर उसके बाद ऑन ग्राउंड वर्क स्टार्ट होता है। तो ये सब करने के बाद फाइनली हम लोग देखते हैं कि उस कंपनी का क्या फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ या मार्जिन्स, या उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसे आ सकती है। और उसके बाद फिर हम फाइनली फाइनेंशियल मॉडल बना के उस कंपनी का प्रोजेक्शंस करके हम लोग ट्राई करते हैं देखने का कि इसमें कितना अपसाइड हमको मिल सकता है फ्रॉम अ लेट्स से 3 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से। अगर हमारा स्टॉक में हमें लग रहा है कि 20% प्लस अपसाइड है, तो ही हम उस स्टॉक को आईसी के पास लेके जाते हैं। आईसी मतलब इन्वेस्टमेंट कमेटी अप्रूवल के लिए। अगर हमें लगता है कि 20% से कम बन रहा है, तो हम लोग टिपिकली आम तौर पे नहीं लेके जाते हैं। तो 20% हमारा एक मान लीजिए इंटरनल थ्रेशोल्ड है कि हमें उतना ऑन IRR बेसिस उतना रिटर्न मिलना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल पोर्टफोलियो देखें, तो अगर कोई स्टॉक को उतना परसेंटेज रिटर्न मिलना चाहिए 3 से 5 साल में, तो ही हम उसको इंक्लूड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। उसके बाद फिर जैसे मैंने बोला, एक इन्वेस्टमेंट कमेटी बैठती है, उसमें हम लोग डेलिब्रेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं उस आइडिया के ऊपर। और वंस एक बार जब इन्वेस्टमेंट कमेटी उसको अप्रूव कर देती है, उसके बाद फिर हम पोर्टफोलियो में इसको इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद डिपेंड करता है अगर हमें कितना उसके बारे में कन्विक्शन है, उसके हिसाब से उसका वेटेज डिसाइड होता है पोर्टफोलियो के अंदर। तो हमारे पोर्टफोलियो में आम तौर पे 30 से 40 स्टॉक्स के बीच में रहते हैं। तो एवरेज आप मान लीजिए कि 2.5 से 3-3.5% के बीच में वेटेज रहती है। हम लोग कम वेटेज से स्टार्ट कर सकते हैं टू बिल्ड अ ट्रैकिंग पोजीशन, कि हम लोग पहले कम वेटेज से स्टार्ट करें, और फिर जैसे जैसे हमें मान लीजिए कन्विक्शन और बढ़ता जाएगा, या कंपनी से बात करके, या उसके रिजल्ट्स देख के, तो हम उसको बढ़ा सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होता है टू बिल्ड द पोर्टफोलियो। तो गौरव जी, जैसे आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40 कंपनीज होती है, आमतौर पे हमने ये देखा है कि मोस्टली PMS हाउसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 कंपनीज होती है, तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट ली होती है, राइट? तो जैसे आपका थोड़ा सा ओवर डाइवर्सिफाइड लग रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, मैं नहीं बोलूँगा कि ओवर डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, अभी हमारा बायस जो है वो स्मॉल और मिड कैप स्पेस की तरफ जाता है। तो इस स्पेस में आम तौर पे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है ऑफ परमानेंट डैमेज टू योर पोर्टफोलियो। तो अगर हम उस स्पेस में खेल रहे हैं, तो हमें लगता है कि 30 से 40 कंपनीज इज़ अ गुड नंबर टू हैव। अगर हम उससे नीचे जाएंगे, तो किसी भी कंपनी में अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हम जितना कम नंबर ऑफ कंपनीज रखेंगे उतना आउट परफॉर्मेंस होगा। हमने देखा है स्पेशली म्यूचुअल फंड स्पेस में बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने 200-250 कंपनीज के साथ भी काफ़ी आउट परफॉर्म किया है मार्केट को। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और एक फेमस इन्वेस्टर है पीटर लिंच यूएस के अंदर, जिनके पास दुनिया का हर स्टॉक होता था, तो और उन्होंने मैसिवली आउट परफॉर्म किया मार्केट को। तो ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है कि आपको कम स्टॉक्स के साथ ही आप आउट परफॉर्म कर सकते हो। आप एक रीजनेबल नंबर ऑफ स्टॉक्स लेके, और हमें नहीं लगता कि 30-40 बहुत एक बड़ा नंबर है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि PMS हाउसेज में 15 स्टॉक्स भी होते हैं, 10 स्टॉक्स जैसे हमने PMS स्कीम्स भी देखे हैं। तो हर एक का अपना अपना स्टाइल है। हमें लगता है कि 30 से 40 स्टॉक्स एक अच्छा नंबर है, जहाँ पे आपको सेफ्टी भी मिलती है और साथ में आप आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि नंबर ऑफ स्टॉक्स एक इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट कि आप उस ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स के साथ आउट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप रिस्क मैनेज कर लेते हो तो रिटर्न्स यूजुअली अपने आप आ जाते हैं, एज लॉन्ग एज आपका प्रोसेस ठीक है। तो उस फिलोसफी के साथ हम चल रहे हैं, तो 30 से 40 हमें लगता है कि एक अच्छा नंबर है। ओके। गौरव जी, जैसे भी आपने देखा कि यूएस ईरान वॉर में मार्केट काफ़ी टूटा और इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे अगर हम लोग देखते तो 20, 30, 40, 50% कुछ स्टॉक्स नीचे गिर चुका है। तो ऐसे जब सिचुएशन आता है तो एज अ हाउस आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? देखिए, हम रिस्क मैनेज करते हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से। तो बहुत सारी कंपनीज है जो 25-30% आपने सही बोला गिरी हैं अभी रिसेंटली भी। तो उसमें हमें सबसे पहले देखना है कि आपकी कंपनी में कोई परमानेंट डैमेज है क्या। आपकी कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे मैंने बोला कि ग्रोथ में कुछ चेंज हुआ है या मैनेजमेंट में कुछ ऐसा ख़राब कर दिया है जिसकी वजह से स्टॉक डाउन है, या कुछ एनवायरनमेंट पूरी तरह से डिटीरियोरेट हो गया है कि कंपनी उभर ही नहीं सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस कंपनी से निकल जाना है। अगर ऐसा नहीं है और क्योंकि बाज़ार 20% गिरा है तो आपका स्टॉक 25-30% गिर गया है क्योंकि वो स्मॉल कैप स्पेस में था, लिक्विडिटी कम थी या कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको बने रहना है उस स्टॉक के साथ। इनफैक्ट अगर आपको कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर तो यू कैन ऐड मोर, आप उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा जो कन्विक्शन है वो डिसाइड करता है और वो बैक्ड होता है बाय फंडामेंटल रिसर्च, जो हमारा उसमें जो हमने काम किया हुआ है। अगर हम कन्विंस्ड है उस कंपनी में फंडामेंटली वो साउंड है तो वी विल स्टे पुट। तो है हमारे पोर्टफोलियो में 1-2 कंपनीज जो 25% भी गिरी हैं, बट हमारा कन्विक्शन है उनके ऊपर और वी कंटिन्यू टू स्टिक विद दोस इन्वेस्टमेंट्स। ओके। डीप डाइव सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर बात करते हैं। जैसे रेगुलेटर का डेटा आता है कि एवरेज होल्डिंग पीरियड होता है कि इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड में हो गया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हो गया या पीएमएस हाउस में हो गया। तो हमने हमेशा ये देखा है कि स्कीम अच्छी रिटर्न्स बना लेती है। स्कीम्स में जो परफॉर्मेंस दिखता है काफ़ी अच्छा होता है, बट हम ये देखते हैं कि वो स्कीम में बहुत कम लोग रुकते हैं या फिर उनका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है काफ़ी कम होता है। तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है? जी, सही बोला आपने। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में, इनफैक्ट ग्लोबली ये चीज़ देखी गई है कि सबसे ज़्यादा पैसा एकदम तब आता है जब मार्केट टॉप पे हो या यूफोरिया हो एकदम मार्केट में, और जब मार्केट गिरी होती है तब बहुत कम पैसा आता है। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि जब मार्केट डाउन हो या जब मार्केट मूड या सेंटिमेंट डाउन हो, वैल्यूएशंस लो हो, उस टाइम पे वी ट्राई टू कम्युनिकेट द मैक्सिमम टू इन्वेस्टर्स। तो हम लोग टेबल थंप करके बोलते हैं कि अभी टाइम है पैसा डालने का, और अगर आप अभी डालेंगे, चाहे लमसम हो चाहे सिस्टमेटिक वे में हो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे अभी रिसेंटली हमने आई थिंक मार्च में या फरवरी एंड में हमने एक न्यूज़लेटर भी लेके आए थे जहाँ पे हमने बोला था कि अभी मार्केट लेवल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं और आपको एटलीस्ट कुछ पैसा और डाल देना चाहिए, आपको थोड़ा सा इक्विटी एलोकेशन अपना बढ़ा देना चाहिए अगर आपका कम है तो हमने ये लिखा था हमारे न्यूज़लेटर में। और हम अपने क्लाइंट कम्युनिकेशन में, वेदर इट्स फिजिकल मीटिंग या कॉल पे, हम लोग बोलते रहते हैं। और इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि आपको ज़्यादा कम्युनिकेट करना है अपना थॉट प्रोसेस, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो पहले से घबराया होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो उनका पर्सनल अकाउंट चल रहा होता है, वो रोज़ स्टॉक में नुकसान झेल रहे होते हैं, उनको लगता है कि म्यूचुअल फंड या पीएमएस भी मेरा खतरे में है, तो वो आके बेचने के उस पर रहते हैं। तो आपको उस टाइम पे हैंड होल्ड करना है उनको समझाना है कि इक्विटीज़ एक लॉन्ग टर्म का गेम है और ये वॉलेटिलिटी आती रहती है मार्केट में। इनफैक्ट आप वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाइए उससे घबराने की जगह। तो जब ऐसे में मार्केट डाउन जाता है तो वो सबसे अच्छा मौका होता है आपको टॉप अप करने का, आपके रिटर्न्स के लिए वो बहुत अच्छा टाइम होता है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वो जितना कम्युनिकेट कर सकें उतना बेटर है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, तो ऑब्वियसली हर एक का अपना टेम्परामेंट भी होता है, अपना थॉट प्रोसेस होता है, बट हमारी तरफ से कोशिश पूरी रहती है कि ये इन्वेस्टर्स को बोला जाए। ओके। आगे बढ़ते हुए हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि जैसे रिटायरमेंट के लिए लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों से म्यूचुअल फंड के ऊपर बात हो रही है। रेगुलेटर से भी अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी प्रमोशन हो रहा है उसके ऊपर। लोग अपने रिटायरमेंट के लिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई लैंड में, प्लॉट में, प्रॉपर्टीज़ में, कोई अभी जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है तो लोग म्यूचुअल फंड में भी करने लगे हैं। तो जैसे आप एक पीएमएस हाउस को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको क्या लगता है कि लोग अपने रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए पीएमएस को कैसे देखें? देखिए, बहुत अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं। सो पीएमएस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या डायरेक्ट स्टॉक्स हो गया, ये एक
इक्विटीज़ का एक बकेट हो गया। उसके अलावा जैसे आपने बोला रियल एस्टेट है, गोल्ड है, या फिर ऑल्टरनेट एसेट्स में भी अभी बहुत कुछ आ गया है। वेंचर कैपिटल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वीसी फंड्स हैं, डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी एसेट क्लासेस हैं। हर इन्वेस्टर को अपने रिस्क और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रख के अपने एडवाइज़र से सलाह लेनी चाहिए कि उनके लिए क्या सबसे बेहतर एसेट एलोकेशन प्लान होगा। तो कितना % आपको अपनी एज के या अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से या रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डालना चाहिए कौन सी एसेट क्लास में। और उसके बाद जो आपका एडवाइज़र बोले या आपको सही लगे कि आप इतना % इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसको फिर आप डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन म्यूचुअल फंड्स, पीएमएसेस। मेरे एक्सपीरियंस में दोनों अच्छे एसेट क्लासेस हैं। पीएमएसेस थोड़ा सा आपको हायर अल्फा दे सकते हैं क्योंकि उसमें फंड मैनेजर का जो कन्विक्शन लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा निकल के आता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में मे बी 50, 100, 150, 200 स्टॉक्स तक होते हैं, तो उसमें आपको मार्केट प्लस अ सर्टेन अ फ्यू 100 बेसिस पॉइंट्स आपको मिल सकता है। और वो भी अभी म्यूचुअल फंड्स में काफ़ी मुश्किल हो गया है उस अल्फा दिखाना। पीएमएसेस अभी भी क्योंकि थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, कन्विक्शन बेट्स ले सकते हैं, इंडेक्स के थोड़ा इंडिपेंडेंट चल सकते हैं, थोड़े एक्टिव शेयर जैसे बोलते हैं वो थोड़ा हाई होता है पीएमएसेस में, तो उनमें आउट परफॉर्मेंस का चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो जो थोड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास जो थोड़े वॉलेटिलिटी ज़्यादा देख सकते हैं, उनके लिए पीएमएस एक आइडियल प्रोडक्ट है। तो क्योंकि मैं एक पीएमएस चलाता हूँ तो आई माइट बी बायस्ड, बट मेरे हिसाब से पीएमएस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर समवन हु इज़ एन एचआरआई एंड हु कैन बेसिकली हैंडल वॉलेटिलिटी एंड जो बिहेवियरली थोड़ा अपने को संभाल सके ड्यूरिंग दीज टाइम्स, क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा आ जाती है। ये डबल एज स्वॉर्ड होता है। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा चल रहा है तो आपको बहुत हाई रिटर्न्स, सुपीरियर अल्फा मिल सकता है। अगर ख़राब टाइम चल रहा है तो बहुत डाउन भी जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको अपना बिहेवियरल आपको अपना माइंडसेट या टेम्परामेंट देख के इन्वेस्ट करना चाहिए उनके अंदर। ओके गौरव जी, हमारा ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि पीएमएस और एआईएफ में मोस्टली ये होता है कि रिटर्न चेस करके लोग पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी एक ट्रेंडिंग पीएमएस हाउस होता है, लोग वहाँ पे पैसे लगा देते हैं, फिर वहाँ पे ये हो जाता है ईएम काफ़ी बढ़ जाता है। तो कभी कभी ये देखा गया है कि थोड़ा फिर वहाँ से परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। और हमेशा ये ट्रेंड चेस करने के चक्कर में ये होता है कि जब वहाँ पे पैसा बन जाता है तब वहाँ पे पैसा लगाया जाता है। और ये देखा गया कि 1-2 साल अगर वहाँ पे पैसा नहीं बनता है, इमीडिएटली लोग वहाँ से पैसा विड्रॉ करके कोई और पीएमएस हाउस में, फिर और पीएमएस हाउस में, ये साइकिल चलती है। तो बेसिकली आपका क्या अध्ययन है इसके ऊपर, या फिर आपका क्या मैसेज है लोगों को कि जब आप पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए, आपने सही बोला। स्पेशली म्यूचुअल फंड्स में ये देखा गया है। मुझे नहीं लगता पीएमएस में अभी कुछ ऐसा स्टडी हुई है, बट म्यूचुअल फंड्स में ये देखा गया है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं पिछले 1 साल 2 साल के, वो अगले 1-2 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आपको बेटर ये रहेगा कि आप जो लगातार मान लीजिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मे नॉट बी टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग, बट जो ठीक ठाक परफॉर्म करता है उसमें अगर आप लगाएं, या जो लॉन्ग टर्म में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है बट रिसेंटली अगर उसमें थोड़ा लो रिटर्न आया है तो आप उसमें लगाएं, तो आप यू विल बी बेटर ऑफ। आई थिंक सेम थिंग विल गो फॉर पीएमएस ऑल्सो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, अगर आपको पीएमएस की जो फिलॉसफी है या जो थॉट प्रोसेस है या जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है या जो टीम है, अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं कि आपका जो थॉट प्रोसेस है या आपका जो टेम्परामेंट है, अगर वो मैच करता है पीएमएस हाउस के साथ, तो आप उसके साथ जाइए, वरना आप इन्वेस्ट मत कीजिए। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब भी पैसा डालते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, पीएमएस हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। आपको कम से कम 3 से 5 साल का टाइम देना चाहिए पीएमएस को या म्यूचुअल फंड को, क्योंकि उस टाइम पीरियड में एक पूरा साइकिल आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट देख लेता है, तो उसके बाद ही आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म अगर अंडर परफॉर्मेंस है या आउट परफॉर्मेंस है तो उसको देख के नहीं पैसा डालना चाहिए। आपको थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लेना चाहिए मार्केट के ऊपर।
बट हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द मैनेजमेंट ऑफ दैट पीएमएस हाउस और द फंड मैनेजर, बट जैसे 1-2 साल अगर परफॉर्मेंस नहीं होता है दे बिकम वेरी अनकंफर्टेबल, उनकी थीसिस चेंज हो जाती है, राइट? तो दे आर मोर कंफर्टेबल विद द रिटर्न दैन द मैनेजमेंट और द फंड मैनेजर। तो ये ऑब्जर्वेशन देखा गया है और मोस्टली काफ़ी पैसा फिर चर्न हो रहा है फ्रॉम वन पीएमएस हाउस टू अनदर पीएमएस हाउस, राइट? मे बी इन पीएमएस और एआईएफ प्रोडक्ट्स। तो फिर ऐसे वेल्थ बन सकता है क्या, या फिर ये नहीं होने के लिए, और हमने जितने भी स्टार इन्वेस्टर्स देखे हैं इंडिया में हो बाहर हो, तो उनका जो पैसा बना है वो कंपाउंडिंग से बना है, जी, रेगुलर चर्न करके नहीं बना है। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है या फिर आपका क्या से है इसमें? नहीं, आप सही बोल रहे हैं। सो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पीएमएसएस में या इवन इंडिविजुअल स्टॉक्स में कह लीजिए या पीएमएसएस में भी बहुत केसेस में देखा गया है कि जो 5 साल का रिटर्न जिन पीएमएसएस में अच्छा आया है उनमें जो सबसे ज़्यादा रिटर्न है वो 1 या 2 साल में ही आया है। बाकी 3 साल उनमें या तो नेगेटिव आया है या ठीक ठाक रिटर्न आया है, बट 1 या 2 साल में वो क्योंकि हर पीएमएस हाउस की फिलॉसफी थोड़ी अलग होती है। कुछ मोमेंटम खेलते हैं, कुछ वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, कुछ गार देखते हैं। तो मार्केट में भी हर स्टाइल का एक टाइम आता है। तो अगर आपका अगर सपोज मोमेंटम बेस्ड किसी पीएमएस में इन्वेस्टमेंट है और वो बहुत अच्छा किया है 1 साल, हो सकता है अगले साल वैल्यू अच्छा कर जाए या ग्रोथ अच्छा कर जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। तो अगर आप वो मोमेंटम चेज करके उस जिस साल मोमेंटम ने अच्छा किया अगले साल भी मोमेंटम में डाल देंगे तो हो सकता है उस साल वो अंडर परफॉर्म कर जाए वो स्ट्रैटेजी। तो बेटर ये है कि आप एक स्टाइल पकड़िए और उसके साथ 3-4 साल एटलीस्ट उस पीएमएस को या उस स्टाइल को दीजिए, और जो आपके एक्चुअल थॉट प्रोसेस के साथ मैच करता है और उसके साथ स्टक रहिए, तो वो आपको 4-5 साल का जो कंपाउंडिंग है वो आपको दे देगा। रादर देन चेजिंग परफॉर्मेंस यू शुड कीप विद द इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। उसमें एक और चीज़ है कि आपको टैक्स का भी डिसएडवांटेज मिल जाता है। अगर आप सपोज हर साल नए पीएमएस में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हर साल रिडीम करके दूसरे में डालना पड़ेगा, तो टैक्स का भी बहुत बड़ा हिट आता है आपको। तो वो चीज़ भी अवॉइड हो जाती है अगर आप एक कंपाउंडिंग का माइंडसेट लेके एक स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे तो। ओके, बट अभी आज की तारीख में न्यूज़ फ्लो इतना एक्टिव है कि एवरी डे पीपल गेट द डेटा ऑन देयर फोन, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है टू कीप काम या फिर आपके बिहेवियर को एक नॉर्मल रखने के लिए। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सही बात है। जैसे आपने बोला रियल एस्टेट या गोल्ड, उसमें लोग 15 साल 10 साल 20 साल तक इन्वेस्ट करके रखते हैं, अगली पीढ़ी को पास ऑन कर देते हैं क्योंकि उसमें रोज़ आपका भाव नहीं दिखता है। अगर आपको दिखे कि मेरी ये लैंड पड़ी है और मेरी आज 10 करोड़ की है, कल 11 करोड़ की हो गई, तो मे बी आप उसमें भी प्रॉफिट बुक करना चाहोगे। तो ये जो रोज़ का जो भाव देखना है ये बहुत हानिकारक होता है एक इन्वेस्टर के लिए इस इक्विटी मार्केट में, क्योंकि आपको हमेशा रहेगा कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँ या यहाँ पे नीचे जा रहा है तो मैं बेच दूँ जल्दी से। तो वो हमेशा जो आपको करना चाहिए उसके अगेंस्ट आप काम करते हो। ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी या बिहेवियरल इन्वेस्टिंग के बिल्कुल खिलाफ जाता है। तो बेटर चीज़ यही है कि आप एक एज एन इन्वेस्टर अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो आप खुद को अपने थॉट प्रोसेस को मॉनिटर करिए और अपने आप को समझाइए कि लॉन्ग टर्म गेम है। दूसरा मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी, जो जहाँ पे आप एज एन इन्वेस्टर आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं और एडवाइज़र आपको सजेस्ट करेगा बीइंग अ प्रोफेशनल कि अभी पैसा इक्विटीज़ में डालने का टाइम है या इक्विटीज़ में लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी होती है। तो बिकॉज हिस्ट्री ने दिखाया है कि इक्विटीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है इंडिया में। तो एक एडवाइज़र का काम है कि थोड़ा सा इन्वेस्टर के इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखें या उनको समझाते रहें, कीप गाइडिंग देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा क्रिएट किया है, बट वही है कि मतलब आपको थोड़ा सा अपने इमोशंस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। ओके, और कोविड में हमने देखा है मतलब क्लासिक केस है कि हमारे जितने भी पहचान में थे कुछ इन्वेस्टर थे, तो लोगों का बिहेवियर हमने देखा है, द पीपल हु वेर मोर एग्रेसिव वाइल इन्वेस्टिंग, तो काफ़ी एग्रेसिव मोड में थे। बट जब कोविड आया तो बहुत सारे लोगों के पेशेंस टूट गए या फिर काफ़ी के सारा ऑब्वियसली पैनिक सिचुएशन भी था। तो वो टाइम पे किसी ने अपनी जो SIP जा रही थी वो बंद कर दी या फिर किसी ने अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा विड्रॉ कर लिया। ये सारी चीज़ें होती है। तो ये इन्वेस्टर बिहेवियर का जो ये साइकिल है ये चलता ही रहेगा। जी नहीं, वो सही बात है। कोविड में एक बहुत
आपको याद होगा 2018 जो था वो बहुत ख़राब साल था मिड एंड स्मॉल कैप्स के लिए, तो उसमें बिल्कुल पैसा नहीं बना था क्योंकि वो म्यूचुअल फंड रिकैरेक्टराइजेशन वाला जो आया था सेबी की तरफ से, उसके चलते बहुत लिक्विडेशंस हुई थी स्मॉल और मिड कैप स्कीम्स में, तो पूरा मार्केट एकदम टूट गया था। तो और 2020 में फिर कोविड आ गया, तो 19 में थोड़ा रिकवरी आ रहा था, बट 20 में फिर कोविड आ गया, तो उसमें 2-3 साल लगातार ऐसे थे जब मार्केट में पैसा नहीं बना था और इन्वेस्टर्स ने एकदम हताश होकर सब बेच दिया था। और कोविड तो ऑब्वियसली बहुत एक अनसर्टेन इवेंट था जहाँ पे ह्यूमन लाइफ वाज एट स्टेक, तो पूरा एक नेगेटिव पेसिमिज्म था। बट और हमेशा मतलब यही देखा गया कि जब आप क्राइसिस में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा सबसे ज़्यादा बनता है। इनफैक्ट अभी भी जो मार्केट है, सपोज जो मार्च एंड में जो वैल्यूएशन लेवल्स थे, सितंबर 2024 से हम अभी तक वी आर डाउन बाय मोर देन 20% ऑन द इंडेक्स लेवल इटसेल्फ। और जो इंडेक्स के जो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो कार्नेज हुआ है वो इज़ मच मोर, और विद दिस टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन एकदम पेसिमिज्म का टाइम है। तो हमारा भी यही मानना है कि अभी दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट, वेदर लमसम और SIP बेसिस। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। बहुत लोगों ने अभी हथियार डाल दिए हैं और पेसिमिज्म और बहुत हाई है, और यही टाइम होता है जब आप ठोक के बोलते हो कि आप अभी टाइम है पैसा लगाने का और मार्केट में रिटर्न बन सकता है। दैट इज़ नॉट टू से कि मार्केट अभी एकदम से चलने लगेगा या बॉटम बन गया है, बट रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप 3 साल का व्यू लेते हैं तो हमें लगता है कि इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। बट जैसे गौरव जी, मार्केट में कहा जाता है कि अच्छा भाव और अच्छी न्यूज़ साथ में नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। तो लोगों को अच्छे भाव भी चाहिए और अच्छी न्यूज़ भी चाहिए, ऐसे नहीं होता है। अभी अगर अच्छी न्यूज़ आई है, सीज़ फायर हो गया है, तो या ऐसा लगता है कि सीज़ फायर हो जाएगा 2 हफ्ते बाद भी, तो आप देख लीजिए भाव आज फिर जिन्होंने बेचा उस टाइम पे वो भी 10-15% ऊपर मिलेंगे। बिल्कुल। तो या तो आप अच्छा न्यूज़ ले लीजिए या अच्छे भाव ले लीजिए, तो चॉइस आपकी है एज एन इन्वेस्टर। यही इन्वेस्टर बिहेवियर हम लोग हमेशा बात करते हैं और सालों से हम लोग इन्वेस्टर में बिहेवियर के ऊपर बातें करते हैं और वो पैटर्न चलते ही रहेगा। उसका फॉर्मेट अलग होगा, न्यूज़ फ्लो अलग होगा, और इन्वेस्टर मुझे ऐसे लगता है कि ये टाइप की मिस्टेक्स बोल सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी लेना है वो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और जितने भी इन्वेस्टर गुरु हमने देखे हैं कि काफ़ी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है, इन्वेस्टर बायसेस के ऊपर, इन्वेस्टर बिहेवियर के ऊपर। तो ये सीरीज़ में मोस्टली हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करते हैं और जो इंडिया के बेहतरीन PMS फंड मैनेजर है उनसे बात करते रहते हैं, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। गौरव जी, धन्यवाद आपका आने के लिए यहाँ पे और इनसाइट देने के लिए डीप डाइव सीरीज़ में। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।